जय हिंद साथियों, एडियो की क्लास को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में मैं आप लोगों को शक्तियों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। एक या दो वीडियो और आएगा, इसके बाद ये पूरा पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको आजीविका मिशन के बारे में बताऊँगा, फिर विकास के बारे में बताऊँगा। फिर आपका टॉपिक और कौन सा बच गया, सामान्य ज्ञान। एक तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान होता है और एक होता है भारत का सामान्य ज्ञान होता है। फिर समसामयिक की घटना। तो ये समसामयिक की घटना, इनकी तैयारी आप अपनी ओर से पहले से करते रहो। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा अभी से आप तैयारी करते रहो। और जो छत्तीसगढ़ का जो बुक है, छत्तीसगढ़ का आप कह सकते हो सामान्य ज्ञान का, उसको भी आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। ज़्यादातर खनिज से पूछा जाता है प्रश्न। खनिज के अलावा जनजातियों से ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से जो जाति होते हैं ना, तो कौन कौन से आंदोलन हुआ है, इनके बारे में पूछा जाएगा। तो यही सब ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और आपको इतिहास ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, इतिहास से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। इतिहास की जगह यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहो और सामान्य ज्ञान को भी पढ़ते रहो। और बाकी जितना भी पंचायत से संबंधित टॉपिक उनको मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही पढ़ना है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंचायत के पंच या सदस्य अयोग्य हो जाने के बाद सम्मेलन में बैठने या मत देने पर दंड का क्या प्रावधान है। तो भाई इन्हें क्या कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया है ना, मतलब निकाल दिया समझो। इसके बाद अगर ये कार्यवाही में बैठता है, पंचगण के साथ उपस्थित होता है, तो प्रत्येक दिन इसे 50 रुपये तक की जुर्माना देना पड़ेगा। हर दिन का 50 रुपये। ये किसके लिए है, पंचायत के पंच और सदस्यों के लिए है। अब सदस्य जनपद में भी है, जिला में भी है, तो जिला का अलग अलग रहेगा, इसमें सिर्फ पंचायत का कहो। इसके बाद है सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 4 लोगों के बारे में बताया, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। जैसे यहाँ पे पंच और सदस्य का बताया है, जिला सदस्य, जनपद सदस्य। उसी तरीके से अब बाकी जो मुखिया है इनके बारे में बता रहे हैं कि सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अयोग्य हो जाने के बाद भी अगर अपने पद में बना रहता है तो इनके लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो पैसा जो है ये यहाँ पे दोगुना हो जाएगा। प्रत्येक दिन कितना देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा। फिर अगला पंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यदि पंचायत के अभिलेख, वस्तु, धन या अन्य संपत्ति नहीं सौंपते हैं तो उसके लिए क्या शास्ति है। तो यहाँ पे उत्तर आपको लेना है 2000 रुपये दंड जुर्माना है। ये अभिलेख से संबंधित है ना, कोई सामान जो है पंचों को मिला है, अध्यक्ष को मिला, उपाध्यक्ष को मिला है, ये सब शासकीय चीज़ें हैं। अगर इसे वापस नहीं सौंपता है तो 2000 रुपये उसे जुर्माना देना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है, पंचायत का कोई सदस्य, पदाधिकारी या सेवक संविदा में हित अर्जित करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। भाई सजा का प्रावधान रहेगा। 1 वर्ष तक कारावास दिया जा सकता है, जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। देखो, जुर्माना भी लिया जा सकता है, कारावास भी दिया जा सकता है। पांचवा प्रश्न, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, पदाधिकारी या सेवक संविदा के हित अर्जित करना चाहता है तो उसके लिए किसकी मंजूरी, अनुशंसा आवश्यक है। अब ऐसा तो कभी होता नहीं है, बाई चांस हो गया तो इसके लिए संयुक्त या उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को क्या करेगा, पत्र लिखेगा, इसकी अनुशंसा मांगेगा कि हाँ भाई मुझे मंजूरी दिया जाए, मैं संविदा में भी रहना चाहता हूँ और पंच भी रहना चाहता हूँ, या सरपंच या अध्यक्ष सदस्य कुछ रहना चाहता हूँ। जब तक के ये अनुमति ना दे तब तक के वो संविदा में नहीं बन सकता। और आप लोगों को तो पता है नियम कि कोई भी लाभ का पद हो उसे कोई भी व्यक्ति नहीं पा सकता। जैसे पंच है तो आप किसी भी कर्मचारी के रूप में आप कहीं भी काम नहीं कर सकते। अगर कर्मचारी रहना चाहते हो तो आपको पंच छोड़ना पड़ेगा। पंच बन रहे या सरपंच बन रहे हो तो आपको कर्मचारी तो रखा नहीं जा सकता। और अगर आपको कर्मचारी बनना है तो आपको तुरंत सरपंच और पंच के पद को छोड़ना होगा। क्लियर हुआ ये टॉपिक। और इसके लिए किसकी मंजूरी आवश्यकता है, मंजूरी की आवश्यकता है उप संचालक पंचायत एवं समाज का, क्योंकि ये पंचायत विभाग का है तो पंचायत विभाग को ही तो भेजेगा ना। समाज कल्याण, समाज की बात है, समाज कल्याण। फिर अगला देखो, जनपद पंचायत का कोई सदस्य, पदाधिकारी या सेवक संविदा के हित अर्जित करना चाहता है तो उसके लिए किसकी मंजूरी की अनुशंसा आवश्यक है। अब ये जनपद पंचायत का कोई सदस्य कह रहा है ना, ध्यान देना, यहाँ पे ग्राम पंचायत बोल रहा था, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी या सेवक। अब यहाँ पे डायरेक्ट जनपद पंचायत बोल रहे हैं। तो जनपद पंचायत का अगर कोई सदस्य जो है या पदाधिकारी क्या करना चाहता है, संविदा के हित का अर्जित करना चाहता है तो इसके लिए कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझे लगता है, ये जिला होना चाहिए, तभी तो बड़े लेवल पे ही इसकी अनुमति लिया जा सकता है। यहाँ पे गलत दिया है, ये जिला है, ठीक है, जिला याद रखना।
ये जिला है, जिला पंचायत का हो तभी तो संयुक्त या उप संचालक पंचायत समाज कल्याण की अनुमति जरूरी है। लेकिन जनपद स्तर पे आते हैं, जनपद मतलब छोटा स्तर है, तो जनपद मतलब जिला से छोटा, तो कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक है। सातवां, यदि कोई पंचायत के अधिकारियों आदि को सदोष अवरोध कारित करता है तो उसके लिए क्या शास्ति है? 1 माह का कारावास दिया जाएगा। ये पंचायत की बात है ना, कोई पंचायत के अधिकारी दोष अगर होता है, दोष साबित होता है तो कारावास भी दिया जा सकता है 1 माह का, और 500 रुपये जुर्माना, या दोनों भी दिया जा सकता है। ये छोटे लेवल पे है ना। अगला, कोई व्यक्ति पंचायत द्वारा प्रदर्शित सूचना को मिटाया या हटाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो भैया उसे दोष सिद्धि के 50 रुपये तक के जुर्माना है। कई बार क्या होता है, पंचायत में जो चिपका होता है ना कुछ लेटर उटर, कुछ फाड़ देते हैं। अगर आपने देख लिया तो आप शिकायत करोगे तो उनको 50 रुपये का जुर्माना फाइन भरना पड़ेगा। यदि कोई अधिकृत व्यक्ति अपेक्षित जानकारी नहीं देता है या मिथ्या जानकारी देता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? यहाँ पे शास्ति लिख दिया है, वही है प्रावधान मैं बोलूँगा। दोष सिद्धि होने पर उसे 250 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई झूठ बोलता है तो दोष अगर सिद्ध हो जाता है तो उन्हें 250 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पंचायत का कोई सदस्य, सेवक या अधिकारी पंचायत का चल या अंचल संपत्ति के विक्रय में बोली लगाता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जा सकता है? देखो अब यहाँ पे एकदम मस्त बताया है कि पंचायत का कोई सेवक है, वो चाहता है कि मुझे फ़ायदा हो, जैसे कि बाजार का नीलामी कर दिया जाता है तो उसमें भी ये फ़ायदा लेना चाहता है, तो इनके लिए क्या प्रावधान है पूछा है। तो क्या प्रावधान है भाई? 250 रुपये तक के जुर्माना, ठीक है, या सेवक को उसके पद से भी हटाया जा सकता है। कोई व्यक्ति पंचायत को नुकसान पहुंचाता है तो उससे नुकसान की प्रतिपूर्ति की क्या प्रक्रिया है? तो दोष सिद्धि होने पर जुर्माना के साथ साथ नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी होगी। जुर्माना नहीं देने पर भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली की जाएगी। ठीक है, इसमें 11 प्रश्न था और है क्या? नहीं, हो गया ये वाला। अब आते हैं प्रकीर्ण, देखते हैं प्रकीर्ण विविध, मतलब एकदम लास्ट टॉपिक आ गया, इसलिए थोड़ा थोड़ा बचा है, इनको बस मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद एक आध वीडियो और बचेगा, कंप्लीट है। आगे देखो, किन वादों में प्रतिवाद पंचायत के खर्चे पर किया जाता है? तो पंचायत के किसी पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद अधिनियम अधीन कार्यवाही से उत्पन्न होने पर पंचायत निधि से व्यय किया जाएगा। दूसरा है, प्रतिवाद का खर्च पंचायत से करने के लिए किसकी पूर्ण अनुमति आवश्यक है? कलेक्टर की। पंचायत के संबंधित किन किन व्यक्तियों को लोक सेवक माना जाता है? तो पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी और उसका अधिकारी या सेवक लोक सेवक माना जाता है। भाई जैसे सचिव रहता है ना, तो यही तो है ग्राम में ग्राम रोजगार सहायक। क्या पंचायत की रिक्त गठन की प्रक्रिया में त्रुटि होने पर उसके द्वारा किया गया कार्य विधि मान्य होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना। हाँ। क्या पंचायत भूमि का अर्जन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जो इंदिरावास कहते हैं ना, कौन देता है? पंचायत ही देता है। तो भूमि का अर्जन, जो खाली जगह है उनका उपयोग कौन करेगा? पंचायत करेगा। पंचायत अर्जित भूमि को राज्य सरकार के अनुमति के बिना उसके उपयोग के प्रयोजन में परिवर्तन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये इन्हीं के अधिकार में, पंचायत के अधिकार में ही होता है। तभी तो कई पंचायतों में भूमि को बेचा भी जाता है। सरकार नहीं, पंचायत के जो सरपंच लोग होते हैं, पंच होते हैं ना, मिलकर भूमि को इंदिरावास के नाम पे बेचते हैं। पंचायत किसकी मंजूरी से धन उधार ले सकता है? राज्य सरकार की मंजूरी से। पंचायत किस प्रयोजन के लिए उधार ले सकता है? अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए। सदस्यों आदि को पारिश्रमिक संबंधी क्या प्रतिषेध है? किसी सदस्य को कोई पारिश्रमिक या भत्ता इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। 11वां प्रश्न है, पंचायत अभिलेख निरीक्षण करने के लिए क्या प्रावधान है? कोई व्यक्ति पंचायत के अभिलेख का निरीक्षण करना चाहता है तो नियम के अनुसार ही शुल्क पहले घंटे के 2 रुपये, 1 घंटे का 2 रुपये, इसके बाद घंटे या इसके भाग के लिए 50 पैसे जमा करने होंगे। मतलब आगे अगर पढ़ना चाहता है 1 घंटे, पहले घंटे का तो 2 रुपया है, फिर हर आधे घंटे का इन्हें कितना देना पड़ेगा? 50 पैसे देना पड़ेगा।
12वां प्रश्न है, पंचायत के किन किन अभिलेखों का निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है? तो निःशुल्क निरीक्षण करने वाला जैसे बजट, प्राप्ति एवं व्यय के वार्षिक लेखे, मतलब वर्ष में कितना प्राप्त हुआ है। टैक्स लेते हैं ना, मकान टैक्स आता है, तो मकान टैक्स हो गया, बाजार टैक्स हो गया, ये पैसा कितना है इनको पूछा जा सकता है। किसी कर की निर्धारित सूची भी मांग सकता है। जन्म, मरण, मकान क्रमांक, आवासीन आदि जानकारी का रजिस्टर, पंचायत के विनिश्चयों का रजिस्टर और वार्षिक कार्य योजना संपरीक्षा रिपोर्ट। तो इनकी जो जानकारी इनको निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, 1 मिनट, कहाँ तक हो गया है? 12वां तक हो गया ना, 13वां से देखना है। पंचायत के अभिलेख निरीक्षण के लिए समय या स्थान कहाँ होगा? तो कार्यालय पंचायत में, है ना, जहाँ का आप निरीक्षण करना चाहते हो वही तो समय स्थान रहेगा। अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी भवन या भूमि पर प्रवेश करने की क्या प्रक्रिया है? 24 घंटे पूर्व सूचना देकर, किंतु प्रवेश करने पर अधिभागी की सामाजिक तथा धार्मिक रूढ़ियों का समन्वयक रूप से ध्यान रखा जाता है। निर्वाचन के किन किन मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वर्जित है? निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों का आवंटन से संबंधित मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वर्जित है। निर्वाचन याचिका कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाती है? निर्वाचन अधिसूचित होने के 30 दिन के भीतर करना जरूरी है। 17। ग्राम पंचायत के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन याचिका किसे प्रस्तुत की जा सकती है? उपखंड अधिकारी राजस्व को। जनपद पंचायत के निर्वाचन के मामले में निर्वाचन याचिका किसे प्रस्तुत की जा सकती है? कलेक्टर को। ये जनपद की बात है। और अगर पंचायत की बात करें तो उपखंड अधिकारी, है ना, राजस्व निरीक्षण वही छोटे छोटे पटवारी होता है, राजस्व निरीक्षक होता है, एसडीएम होता है। और ऊपर लेवल में जाओगे तो कलेक्टर को, जिला में जाओगे संचालक वही पंचायत कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग। फिर अगला है, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में परिवर्तन, ग्राम सभा का विभाजन, मिलान तथा परिवर्तन कौन कर सकता है? तो राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ही कर सकता है। ग्राम का विस्थापन कौन कर सकता है? राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। देखो यहाँ पे 2 ही जगह बस राज्यपाल आया है, तो एकदम ध्यान से इसे समझना कि देखो, एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं। ग्राम पंचायत के मुख्यालय में परिवर्तन, ग्राम सभा का विभाजन, मिलाना तथा परिवर्तन कौन कर सकता है? तो ये जो टॉपिक है इसमें राज्यपाल या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है वो कर सकता है। फिर ग्राम पंचायत का विस्थापन कौन कर सकता है? तो ये भी राज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। खंड तथा जिला की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? राज्यपाल। और अंतिम और लास्ट प्रश्न है, किसी जिला की सीमाओं में परिवर्तन होने पर जिला पंचायत के बारे में आदेश कौन पारित कर सकता है? ये रहेगा राज्य सरकार। 3 जगह राज्यपाल आया है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। राज्यपाल का नाम अगर कई बार दिया जाता है ना, तो हमें ये समझना है कि राज्यपाल क्या कर सकता है। बाकी काम तो राज्य सरकार करेगा, या उप संचालक या पंचायत कल्याण विभाग, है ना, जो जिला स्तर तक है, छोटे स्तर में कलेक्टर, उससे नीचे में राज्य, उसके छोटे स्तर में एसडीएम, पटवारी उटवारी, है ना, यही लोग करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो बचा टॉपिक है इनको मैं एक वीडियो में पूरा बता दूंगा, इसके बाद इससे संबंधित प्रश्न उत्तर है उनको देख लेंगे।